हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो, आज जो भी जीएसटी का क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था, आज रहेगा जीएसटी का आपका लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम ऑफिस एंड रिवीजन एंड आपका रहेगा एडवांस रूलिंग एंड मिसलेनियस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, ये तीनों चैप्टर का क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करेंगे। बट आपका पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कस्टम में भी अभी 2 पार्ट बाकी है। वो 2 पार्ट जब खत्म होगा तब आपका पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर खत्म हो जाएगा। बट जीएसटी का आज रहेगा लास्ट पार्ट, क्योंकि जीएसटी में जो भी सब चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। और एक बात है, ये नोट्स इंस्टीट्यूट साइट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर इंस्टीट्यूट साइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा बात है, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात है, हमारा जो चैनल को सी सत्यरंजन स्वाइन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्त के साथ। तो चलो, बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं ये ऑफिस एंड रिवीजन चैप्टर। एंड ये ऑफिस एंड रिवीजन चैप्टर में कोई भी ऐसे इलुस्ट्रेशन नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को जाएंगे, तो आ जाइए क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। तो ये आ गया टेस्ट योर नॉलेज, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आप भी पढ़िए मेरे साथ। Does CGST law provide for any appeal to a person aggrieved by an order or decision passed against him by an adjudicating authority under the CGST Act? Explain the related provision under CGST Act. तो यहाँ पे पूछा है कि CGST लॉ में ऐसे कोई अपील का प्रोविजन है क्या, जहाँ पे अगर आप एग्रीड होते हैं कि इसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी डिसीजन के अगेंस्ट में अगर आप चाहता है जाने के लिए, एग्रीड होते हैं अपील करने के लिए, तो वहां पे कोई भी प्रोविजन है क्या? हाँ है। तो वहां पे आप अपेलेट अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं, आप एग्रीड होके अपील कर सकते हैं। किसके पास? अपेलेट अथॉरिटी के पास आप अपील कर सकते हैं 107 सेक्शन में। ठीक है, बट वहां पे आप अपील मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आप अपील कर सकते हैं, एंड एक्स्ट्रा 1 मंथ वो आपको छुटकारा दे सकते हैं अपेलेट अथॉरिटी, अगर आपके पास रीजन है, अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है कि आप 3 मंथ के अंदर आप वहां पे अपील नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे वो 1 मंथ तक आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, मीन्स 4 मंथ तक वो आपको टाइम दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। प्री डिपोजिट क्या है? प्री डिपोजिट है कि आप जितना भी मान सकते हैं, यहाँ पे जो भी टैक्स अमाउंट है, जितना आप मान सकते हैं उसका पूरा 100% दे देंगे। ठीक है, जो भी टैक्स अमाउंट, अगर आप उसको अगेंस्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है, अगर आप डिस्प्यूट में नहीं है, नॉर्मल आप मान चुके हैं कि इतना टैक्स मेरा एक्चुअली है, तो वो टैक्स देंगे, प्लस जितना अमाउंट के लिए आप एग्रीमेंट है उसका 10% देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी, वो तो अलग बात है, बट उसके लिए आपको देना पड़ेगा 10%। ठीक है, 10% देना पड़ेगा। सीजीएसटी 10%, एसजीएसटी 10%, एंड आपका आईजीएसटी है 20%। ठीक है, एंड दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपका मैक्सिमम 25 करोड़ तक होगा वो अमाउंट। ठीक है, दूसरा वो अमाउंट मैक्सिमम 25 करोड़ तक होगा, मीन्स 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, उसका 10%, और 25 करोड़ विच एवर इज लोड। ठीक है, विच एवर इज लोड, उतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस उसका सेक्शन नंबर 121 में 4 सिचुएशन दिया है, जहां पे बता रहा है कि ये 4 सिचुएशन में आप केस नहीं कर सकते हैं, मीन्स अपील नहीं कर सकते हैं। 4 सिचुएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। 4 सिचुएशन है कि पहला है, अगर कोई भी कमिश्नर का ऑर्डर है, मीन्स मेनली ऑफिसर अगर वो ट्रांसफर करते हैं ऑर्डर, अगर ऑफिसर के बीच ट्रांसफर होता है, वो एक पॉइंट में जहां पे आप अपील नहीं कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन है जो इंस्टॉलमेंट में देते हैं, जो भी 24 इंस्टॉलमेंट में, वहां पे भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आप कोई भी सीजर होता है या रिटेंशन ऑफ बुक्स होता है, तो वहां पे भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। एंड चौथा है, अगर आप यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑर्डर अगर लग जाता है आपके ऊपर, तो वहां पे भी आप उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोविजन, जहां पे ये अपील कर सकते हैं अपेलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट अपील टू अपेलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107। तो 107 में आपका जो भी आरसीसी है वो अपील कर सकता है अपेलेट अथॉरिटी के पास। डिपार्टमेंट ऑल्सो वहां पे वो केस कर सकता है, मीन्स अपील कर सकता है अपेलेट अथॉरिटी के पास, मीन्स दोनों के पास पावर है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है, जब आरसीसी वो खुद जब यहाँ पे अपील करता है, तो वहां पे उसको प्री डिपोजिट देना पड़ेगा। ठीक है, प्री डिपोजिट देना पड़ेगा, बट जब डिपार्टमेंट देता है अपील, तो वहां पे कोई भी प्री डिपोजिट नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे अपील कर सकता है। एंड दूसरा जो मेन इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे मेनली जब आरसीसी यहाँ पे अपील करता है, तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है 3 मंथ, एक्सटेंड हो सकता है 1 मंथ, मीन 4 मंथ है। बट जब डिपार्टमेंट यहाँ पे अपील करेगा, तो वहां पे 6 मंथ मिल जाता है। 6 मंथ के अंदर उसको देना पड़ेगा अपील।
एंड एक्स्ट्रा 1 मंथ भी उसको मिल सकता है अगर रीजनेबल कॉज है। तो यही था, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड इसको हम रिवीजन में अच्छे से पढ़ेंगे। ये मेनली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल है, बट इसको अगर आप एक बार कवर कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? With reference to section number 107 subsection 6 and section number 112 subsection 8 specified the amount of mandatory pre-deposit which should be made along with every appeal made before the appellate authority and appellate tribunal. Does making the pre-deposit have any impact on recovery proceedings? तो यहाँ पे मेनली पूछा है कि एक होता है आपका 107 सेक्शन, जहाँ पे हम अपीलेट अथॉरिटी के पास केस करते हैं। दूसरा होता है 112 सेक्शन, जहाँ पे हम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास हम केस करते हैं, अपील करते हैं। तो उसके लिए 107 है आपका अपीलेट अथॉरिटी एंड 112 है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो वहां पे डिपार्टमेंट जब देता है तो वहां पे नहीं पूछा है, मेनली पूछा है जब आरसीसी जब वहां पे अपील करता है तो वहां पे प्री डिपोजिट का कोई भी यहाँ पे है क्या, प्री डिपोजिट का कोई भी प्रोविजन है क्या? हाँ, प्री डिपोजिट के लिए प्रोविजन है। तो प्री डिपोजिट के लिए अगर देखेंगे पहले 107 जहां पे हम अपीलेट अथॉरिटी के पास केस करते हैं तो वहां पे प्री डिपोजिट कितना होगा? तो प्री डिपोजिट मेनली जितना भी आप मान चुके हैं जो भी टैक्स है उसको तो देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं है उसको 100% देना पड़ेगा। बट यहाँ पे प्री डिपोजिट आपको 10% देना पड़ेगा डिस्प्यूटेड टैक्स। डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% और आपका 25 करोड़ है, whichever is lower, 25 करोड़ whichever is lower। ठीक है, whichever is lower यहाँ पे देना पड़ेगा। प्लस आपका जो भी नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स उसको भी देना पड़ेगा। नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स के लिए 100% देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100% ऑफ नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स, NDT, नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स। ठीक है, ये होता है जब आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील लेके जाते हैं। ये मेनली आसिस के लिए है, क्योंकि प्री डिपोजिट मेनली आसिस के लिए जाता है। प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है उसको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद 112 है, जहां पे क्या होता है कि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, एटी के पास जाते हैं, तो वहां पे आपको प्री डिपोजिट 20% देना पड़ेगा। 20% किसका? ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। और यहाँ पे 50 करोड़ आ जाएगा, क्योंकि 10% मेनली अपीलेट अथॉरिटी के लिए, यहाँ पे उसका डबल हो जाता है, 20% हो जाता है। एंड वहां पे 25 करोड़ होता है, यहाँ पे डबल हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। प्लस यहाँ पे आपको जो भी 100% ऑफ नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स देना पड़ेगा। जो भी नॉन डिस्प्यूटेड है, जहां पे आप राजी हो जाते हैं तो उसको आपको 100% देना पड़ेगा आज प्री डिपोजिट। ठीक है, यही होता है मेनली रूल। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद चलो चलते हैं। और एक बात है यहाँ पे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वही है 3 मंथ प्लस एक्सटेंडेड हो सकता है 1 मंथ। और एक यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि डॉज मेकिंग प्री डिपोजिट हैव एनी इंपैक्ट ऑन रिकवरी प्रोसीडिंग्स? तो यहाँ पे अगर आप प्री डिपोजिट कर देते हैं तो वहां पे जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट आता है क्या? हाँ, इम्पैक्ट आएगा कि जब आप प्री डिपोजिट कर देते हैं, जब तक आपका फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है तो वहां पे आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक ये जो ऑर्डर अपील जब तक आपका फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता है तब तक आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं लगेगा। यही होता है डिफरेंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, सिंपल है, थियोरिटिकल मेनली। उसका विथ रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 108 elaborate whether a CGST SGST authority can revise an order passed by his subordinates। तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 108 मेनली रिविजनल अथॉरिटी के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे सीजीएसटी या एसजीएसटी अथॉरिटी मेनली रिविजनल अथॉरिटी का पावर है क्या? यहाँ पे वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। यस, यहाँ पे सेक्शन नंबर 108 में मेनली रिविजनल अथॉरिटी के बारे में पूछा है। एंड वहां पे वो बताता है कि रिविजनल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रिवाइज कर सकता है अगर कोई भी ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है बाय दी सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स अगर ऑलरेडी वो ऑर्डर पास कर चुके हैं तो वहां पे वो उसको रिवाइज कर सकता है। जैसे सबऑर्डिनेट्स कोई भी कमिश्नर है, उसका जो नीचे वाला ऑफिसर, वो अगर कोई भी ऑर्डर पास किए हैं, उसके बाद अगर आरसीसी वहां पे अप्लाई करता है तो वहां पे भी रिवीजन हो सकता है। या कोई भी ऑर्डर, जैसे यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट का ये है रिविजनल अथॉरिटी, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या आईजीएसटी का जो भी अगर ऑफिसर यहाँ पे पास करता है रिविजनल अथॉरिटी के पास रिवीजन करने के लिए, तो वहां पे भी रिवीजन हो सकता है। या अगर उसको सो मोटो अगर लगता है यहाँ पे आपका रेवेन्यू प्रिजुडिशियल टू दी रेवेन्यू होता है तो वहां पे भी वो रिवाइज कर सकता है। या अगर इनकरेक्ट या यहाँ पे ज्यादा आईटीसी क्लेम किया है या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम दिखाया है तो वहां पे भी प्रिजुडिशियल टू दी इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू के लिए वो भी रिवाइज कर सकता है। ठीक है, ये 108 सेक्शन बताता है। बट 4 सिचुएशन है जहां पे रिवाइज हो नहीं सकता है। ठीक है, रिवाइज नहीं होगा, रिविजनल अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो रिवाइज करने के लिए। 4 सिचुएशन है। तो पहला सिचुएशन है अगर वो ऑलरेडी अपील में गया है। अपील में किसके पास गया है?
आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या आपका अपीलेट अथॉरिटी या आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी वो गया है अपील में, तो पहले वो अपील का रिजल्ट आने दो, उसके बाद रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर हाई कोर्ट या ऊपर वाला जो भी सुप्रीम कोर्ट को गया है तो वहां पे तो रिवाइज नहीं हो सकता है। दूसरा है, अगर पहले से एक बार वो रिवाइज हो चुका है, दोबारा रिवाइज नहीं होगा, या अगर वो पहले से रिवीजन प्रोसेसिंग उसके ऊपर लग रहा है, मीन्स एक बार ऑलरेडी रिवीजन प्रोसेस में चल रहा है, रिवीजन चल रहा है मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वहां पे दोबारा रिविजनल ऑर्डर नहीं पास हो सकता है। उसके बाद और एक बात है, अगर वो जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंडेड, 7 मंथ जब तक यहाँ पे नहीं हुआ है तब तक, और मैक्सिमम 3 ईयर अगर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे दो चीजें, पहला बता रहा है 6 + 1 मंथ, 7 मंथ यहाँ पे ऑलरेडी नहीं हुआ है, क्योंकि 7 मंथ तक आप वहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे ऑर्डर एक केस में अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं, तो वो पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर नहीं हुआ है। या 3 ईयर, 3 ईयर यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, 3 ईयर एक्सपायर हो चुका है या 7 मंथ नहीं हुआ है, तो वो पीरियड के लिए आप रिविजनल अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते हैं। तो 4 पॉइंट है। पहला है, अगर आप कोई भी अपील में गए हैं हायर अथॉरिटी के पास, या ऑलरेडी पहले से एक बार यहाँ पे रिवीजन हो चुका है, या ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस में है रिवीजन में, या अगर आपका जो भी टाइम पीरियड है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए जो भी 7 मंथ है, 6 + 1 मंथ वो नहीं खत्म हुआ है मीन्स एक्सपायर नहीं हुआ है, या 3 ईयर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि रिविजनल अथॉरिटी के पास आप 3 ईयर तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वो सिचुएशन में आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है, हम इसको रिवीजन क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा है कि द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज द डिस्क्रेशन टू रिफ्यूज टू एडमिट एनी अपील, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रेशन है, मींस उसके पास पावर है कि वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है कोई भी अपील को एडमिट करने से। ठीक है, वो एडमिट करने से पहले वो उसको रिफ्यूज कर सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है, ऑब्वियसली पावर है। ठीक है, ऑब्वियसली पावर है, बट वो उसके पास सब सिचुएशन में पावर नहीं है। एक सिचुएशन है जहां पे वो रिफ्यूज करना पड़ेगा, उसको रिफ्यूज कब करेगा, मीन्स ये जो स्टेटमेंट ये पार्शियली ट्रू है। ठीक है, पार्शियली ट्रू है मीन्स पार्टली ट्रू है एंड पार्टली फॉल्स है, क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सब सिचुएशन में नहीं है कि वो रिफ्यूज कर सकता है, बट एक सिचुएशन में उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा। वो सिचुएशन क्या था, याद करिए, जब टैक्स या आईटीसी का केस है, या टैक्स में डिफरेंस या आईटीसी में डिफरेंस, या कोई भी अगर लेट फी पेनल्टी या ऑर्डर की वजह से जहां पे अमाउंट का वैल्यू, अमाउंट वो 50,000 से कम है, अगर ये जो टैक्स या आईटीसी का अमाउंट या कोई भी लेट फी या पेनल्टी का अमाउंट अगर 50,000 से कम है, तो वहां पे उसको रिफ्यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है, हर सिचुएशन में वो रिफ्यूज कर सकता है, बट ये सिचुएशन में उसको कंपल्सरी रिफ्यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसको रिफ्यूज ही करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि उसके पास पावर है, जब शायद वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है, बट एक सिचुएशन में उसको रिफ्यूज ही करना पड़ेगा, मीन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एक सिचुएशन वही है जब 50,000 से कम होगा टैक्स या आईटीसी या लेट फी या पेनल्टी का अमाउंट। ठीक है, 50,000 से अगर कम होगा तो वहां पे उसको रिफ्यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेस देन 50,000 अगर होगा तो वहां पे उसको रिफ्यूज ही करना पड़ेगा, जो भी टैक्स या आईटीसी या डिफरेंस इन टैक्स या डिफरेंस इन आईटीसी या कोई भी लेट फी पेनल्टी या ऑर्डर का अमाउंट अगर 50,000 से कम होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे पूछा है कि in an order dated 20th August issued to GH Private Limited, the Joint Commissioner of CGST has confirmed IGST demand 280 crore, मीन्स 280 करोड़। तो यहाँ पे एक ऑर्डर जो कि 20 अगस्त को आता है, किसके ऊपर, जीएच प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, इसको इशू करता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड कॉन्फर्म आईजीएसटी डिमांड। आईजीएसटी का डिमांड यहाँ पे है 280 करोड़। तो आप यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है, आईजीएसटी का ये डिमांड है, सीजीएसटी ऑफिसर यहाँ पे कमिश्नर बताया है, बट ये आईजीएसटी का डिमांड है जो कि 280 करोड़ का एक डिमांड वो मेनली क्लेम किया है। द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड ऑफ आईजीएसटी। तो यहाँ पे कंपनी पूरा डिस्प्यूट किया है, मीन्स ये पूरा डिस्प्यूटेड है, पूरा डिस्प्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद वांट्स टू नो द अमाउंट ऑफ प्री डिपोजिट it has to make under IGST Act for filing an appeal before appellate authority against the order of the joint commissioner। तो यहाँ पे कंपनी चाहता है कितना वो प्री डिपोजिट करेगा अगेंस्ट जो भी यहाँ पे कमिश्नर यहाँ पे जो भी ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट में उसको कितना यहाँ पे प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। वो केस करना चाहता है, अपील करना चाहता है, किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास वो मेनली यहाँ पे अपील पास करना चाहता है। तो अपीलेट अथॉरिटी के लिए है 107 है, अपीलेट अथॉरिटी है, डबल ए है अपीलेट अथॉरिटी। तो वहां पे प्री डिपोजिट कितना करना पड़ेगा, तो प्री डिपोजिट जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स, तो यहाँ पे पूरा ही ये डिस्प्यूटेड टैक्स है, तो नॉन डिस्प्यूटेड टैक्स अगर होगा तो वहां पे 100% ले लेंगे, बट यहाँ पे डिस्प्यूटेड टैक्स है, बट यहाँ पे आईजीएसटी डिमांड है, तो आईजीएसटी डिमांड में डबल हो जाता है। आईजीएसटी डिमांड के केस में 20% हो जाता है। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के पास 20% हो जाता है, अगर आप जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल तो वहां पे हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, तो यहाँ पे आईजीएसटी डिमांड है तो इसलिए यहाँ पे 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स
तो डिस्प्यूटेड टैक्स है 280 करोड़ है, ठीक है, 280 करोड़ है। और आपका 50, ठीक है, और आपका 50 करोड़, क्योंकि यहाँ पे मेनली 25 करोड़ होता है, बट यहाँ पे आईजीएसटी का डिमांड है तो इसलिए डबल हो जाएगा 50 करोड़, व्हिच इज वेरी लो। तो ऑब्वियसली लोअर होगा, यहाँ पे ये होगा 20%, कितना होगा, ये होगा आपका 56 करोड़ और 50 करोड़ और 50 करोड़, तो ऑब्वियसली 50 करोड़ लोअर वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर वाला 50 करोड़ उसको प्री डिपोजिट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है assuming that appellate authority also confirms the order of the joint commissioner and the company wants to file an appeal before the appellate tribunal against the order of the appellate authority, determine the amount of redeposit to be made by the company for filing of the said appeal। तो यहाँ पे अज्यूम करो जे यहाँ पे appellate authority जो भी ऑर्डर वो कंफर्म करता है, जो भी जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर के साथ कंफर्म करता है, मींस यहाँ पे appellate authority भी बोल रहा है आपको 280 करोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी चाहता है कि वो फाइल करेगा ऊपर वाला अथॉरिटी के पास, हायर अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, वो चाहता है कि यहाँ पे ऑर्डर मींस यहाँ पे अपील करने के लिए। तो यहाँ पे भी बताइए कितना प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है, प्री डिपोजिट कितना करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए है 112 सेक्शन है, तो वहां पे प्री डिपोजिट अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए मेनली 20% होता है, बट यहाँ पे 40% हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी का डिमांड है, तो ऑब्वियसली प्री डिपोजिट 40% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और आपका 100 करोड़ है क्योंकि वहां पे मेनली 50 करोड़ होता है, बट आईजीएसटी का डिमांड तो इसलिए डबल हो जाएगा। तो 280 करोड़ का अगर 40% देखेंगे यहाँ पे हो जाता है 112 करोड़ और 100 करोड़ है, तो ऑब्वियसली 100 करोड़ लोअर वाला होगा, तो इतना उसको प्री डिपोजिट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, प्री डिपोजिट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, with reference to the provision of the section number 121 specify the order against which no appeals can be filed। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 121 के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कुछ ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे 4 सिचुएशन है जहां पे आप अपील नहीं कर सकते हैं। पहला है अगर कोई कमिश्नर या अदर ऑफिसर का जो भी ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर मेनली ऑफिसर टू ऑफिसर ट्रांसफर होता है, तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अगर कोई प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर है तो वहां पे आप अपील नहीं कर सकते। तीसरा है अगर कोई सीजर या रिटेंशन ऑफ बुक्स का जो भी ऑर्डर उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। चौथा है जो भी हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो वहां पे उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये है चारों सिचुएशन जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया है पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए। मिस्टर ए had filed an appeal before the appellate tribunal against an order of the appellate authority where the issue involved relates to place of supply। तो यहाँ पे मिस्टर ए वो एक अपील मेनली फाइल करता है, किसके पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास मेनली अपील फाइल करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। ऑब्वियसली अपीलेट अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर लेके जाएंगे, एंड वो जो मेनली ऑर्डर जो भी है उसका इशू क्या है, मीन्स उसका जो भी रीजन क्या है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड। उसके बाद दी ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे वो जो ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल वो किसके फेवर में आया है, डिपार्टमेंट के फेवर में आया है, मीन्स आरसीसी के अगेंस्ट में आया है। उसके बाद मिस्टर ए जो कि आरसीसी है नाउ वांट्स टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी आज ही फील्स द स्टैंड टेकन बाय हिम इज करेक्ट। तो यहाँ पे मिस्टर ए वो चाहता है कि वो अपील करेगा जो भी डिसीजन आया है अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन उसका अगेंस्ट में वो मेनली अपील करने के लिए चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो स्टैंड लिया है वो करेक्ट है, इसलिए वो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट में वो केस करना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम सुटेबली विथ रिगार्ड टू फाइलिंग एन अपील बिफोर द अपीलेट फॉरम हायर देन द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो आपको यहाँ पे एडवाइस देना है उसको सुटेबल, जो भी आपको एडवाइस देना है कि वो फाइल कहाँ पे करेगा अपील, जो भी हायर फॉरम ऑफ अपीलेट है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर जो भी हायर यहाँ पे अथॉरिटी है किसके पास ये मेनली अपील यहाँ पे करेगा, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे एग्रीड होके उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में हायर अथॉरिटी किसके पास जाएगा। तो मेनली उसके ऊपर दो अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो किसके पास मेनली जाएगा मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो मेनली अगर देखेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल का मेनली दो बेंच होता है, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में दो बेंच होता है। एक होता है आपका यहाँ पे रहता है स्टेट या एरिया बेंच उसको बोलते हैं, ठीक है, स्टेट या एरिया बेंच वो एक होता है बेंच। दूसरा होता है आपका नेशनल या रीजनल बेंच, ठीक है, नेशनल या रीजनल बेंच होता है। तो ये जो स्टेट या एरिया बेंच मेनली किसके रिलेटेड, ये मेनली यहाँ पे किसके रिलेटेड यहाँ पे इशू आता है, यहाँ पे
सब्सटेंशियली रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ पे ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ में अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन में अगर कोई भी डाउट होता है तो वहां पे जाते हैं स्टेट या एरिया बेंच के पास। एंड नेशनल रीजनल मेनली बेंच कौन सा इशू सॉल्व करते हैं, ये मेनली प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत सारा यहाँ पे वो सॉल्व करते हैं, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड इशू। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड, बट यहाँ पे स्टेट या एरिया बेंच जब क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ एरिया नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ मेनली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट या एरिया बेंच जब कोई भी यहाँ पे वो सॉल्व करते हैं तो वहां पे वो जाएगा हाई कोर्ट के पास, ठीक है, हाई कोर्ट के पास मेनली उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील लेके जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास। बट जब नेशनल या रीजनल बेंच का जो भी अपील के अगेंस्ट में, आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड जो भी अपील के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन इशू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे इशू है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है बट अगर इसको समझ लेंगे तो इजी है, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, pursuant to audit conducted by the tax authorities under section 65, a show cause notice was issued to home furnishers Surat, a registered supplier, alleging that it had wrongly availed the ITC without actual receipt of goods for the month of July। तो यहाँ पे एक ऑडिट कंडक्ट हो रहा था, किसका, होम फर्नीचर्स का, सूरत में उसका ऑडिट चल रहा था 65 सेक्शन में। उसके बाद उसको एक शो कॉज नोटिस आता है, मीन्स नोटिस भेजते हैं कि रजिस्टर सप्लायर को कि यहाँ पे आप आईटीसी रॉन्गली अवेल किए हैं, ठीक है। कैसे रॉन्गली अवेल किए हैं, आप मेनली आईटीसी अवेल किए हैं बट कोई भी आप यहाँ पे एक्चुअली रिसीव नहीं किए गुड्स, ठीक है, विदाउट सप्लाई आप आईटीसी यहाँ पे मेनली अवेल किया है, तो इसलिए रॉन्गली अवेल किए हैं, तो इसलिए आपको डिमांड नोटिस आता है। इन द absence of satisfactory reply from home furnishers, joint commissioner of central tax means joint commissioner of CGST passed an adjudication order dated 20th August received by home furnishers on 22nd August confirming a tax demand 50 लाख है, जिसमें CGST 25 लाख है एंड SGST 25 लाख है, एंड imposing a penalty of equal to amount of टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 122। तो यहाँ पे जब वो नोटिस आता है किसके पास, ये जो होम फर्नीचर्स के पास नोटिस आता है, उसके बाद वो रिप्लाई देता है, बट वो जो रिप्लाई देता है वहां पे वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है। तो उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी ये मेनली यहाँ पे क्या करता है, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास कर देता है। कब पास करता है, 20 अगस्त को वो मेनली एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करता है, बट वो रिसीव करता है जो भी यहाँ पे जो एक्चुअली आरसीसी जो होम फर्नीचर वो रिसीव कर रहा है 22 अगस्त में। जिस दिन से रिसीव करता है तो उसी दिन से 3 मंथ के अंदर मेनली ऑर्डर पास कर सकते हैं, जिसके आपका जा सकते हैं अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, अपेलेट अथॉरिटी के पास। उसके बाद यहाँ पे डिमांड कितना है, वो डिमांड मेनली मांग रहा है कि 50 लाख का डिमांड है, सीजीएसटी 25 लाख है, एसजीएसटी 25 लाख है, एंड ऑल्सो पेनल्टी यहाँ पे मांग रहा है इक्वल अमाउंट, जो की है 122 सेक्शन में मेनली पेनल्टी लग जाता है इक्वल अमाउंट का, 100% ऑफ टैक्स लग जाता है और अमाउंट ऑफ टैक्स इवाजन लग जाता है, तो उतना वो टैक्स मेनली मांग रहा है अमाउंट। उसके बाद होम फर्नीचर्स डज नॉट एग्री विद द ऑर्डर पास्ड बाय द जॉइंट कमिश्नर। तो यहाँ पे होम फर्नीचर्स ये मेनली जो भी ऑर्डर पास किया है यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर वो एग्री नहीं कर रहा है, तो ये डिसाइड कर रहा है कि फाइल एन अपील विद द अपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द सेट एडजुडिकेशन ऑर्डर। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर रहा है कि जाएगा एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट में जाएगा अपेलेट अथॉरिटी के पास। इट हैज अप्रोच यू फॉर सीकिंग एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज इन दिस रिगार्ड। तो ये आपसे फॉलोइंग एडवाइस मांग रहा है फॉलोइंग इशू के रिलेटेड। तो यहाँ पे वो कुछ पॉइंट के रिलेटेड आपको एडवाइस मांग रहा है, मींस क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, कैन होम फर्नीचर्स फाइल एन अपील टू अपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द adjudication order passed by the joint commissioner of the central tax? If yes, till what date can appeal be filed? तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि यहाँ पे होम फर्नीचर्स वो अपील फाइल कर सकता है क्या अपेलेट अथॉरिटी के पास अगेंस्ट या एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में वो पास कर सकता है क्या? किसके पास अपील पास करेगा, आपका अपेलेट अथॉरिटी के पास वो पास कर सकता है क्या? अगर यहाँ पे वो सेटिस्फैक्टरी होगा मीन्स पास हो जाएगा, तो वहां पे वो कितना टाइम तक यहाँ पे मेनली अपील करेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो पहला केस में हाँ ये यहाँ पे अपील कर सकता है, क्योंकि एडजुडिकेशन अथॉरिटी का जो भी केस के अगेंस्ट में ऑर्डर के अगेंस्ट में वो जा सकता है किसके पास, यहाँ पे अपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है, ये जा सकता है। बट यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहेगा, 3 मंथ रहेगा। 3 मंथ कहाँ से रहेगा, जब से वो रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे रिसीव कर रहा है 22 अगस्त, तो उससे 3 मंथ देख लेंगे, 3 मंथ देख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 नवंबर आ जाएगा, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 22 नवंबर तक वो मेनली यहाँ पे अपील कर सकता है, ठीक है, अपील कर सकता है। सिंपल है।
एंड यहाँ पे प्री डिपोजिट लग जाएगा जो आपका रहेगा 10% रहेगा, ठीक है, 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स, और आप मैक्सिमम रहेगा यहाँ पे 25 करोड़ है, विच इज लो। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, डज होम फर्निचर्स नीड टू अप्रोच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अपीलेट अथॉरिटी फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स राइट टू अपील। तो यहाँ पे होम फर्निचर को यहाँ पे चाहिए क्या, दोनों को अप्रोच करने के लिए सीजीएसटी का अपीलेट अथॉरिटी या एसजीएसटी अपीलेट अथॉरिटी, दोनों को यहाँ पे उसको अप्रोच करना पड़ेगा क्या। तो मेनली सीजीएसटी में जो भी ऑफिसर एसजीएसटी में भी वही ऑफिसर मेनली मानते हैं, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी का ऑफिसर दोनों को ही मानते हैं हम। सीजीएसटी का ऑफिसर एसजीएसटी का ऑफिसर का काम कर सकता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे बोला है कि अगर आप कोई भी डिमांड या रिकवरी या अपील या आपका कोई भी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन अगर केस होगा, तो वहां पे अगर आप सीजीएसटी का केस है तो वहां पे आप सीजीएसटी ऑफिसर के पास में सीजीएसटी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। अगर एसजीएसटी का केस है तो वहां पे एसजीएसटी का जो भी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें सीजीएसटी का ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ पे ऑर्डर पास किया है, तो यहाँ पे सीजीएसटी का अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, दोनों के पास नहीं जाना पड़ेगा, ओनली आपका सीजीएसटी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीजीएसटी का केस है, ठीक। मैंने दोनों ऑफिसर सेम करते हैं, बट यहाँ पे अगर कोई भी अपील या रिकवरी या आपका रिवीजन या पेनल्टी प्रोसिक्यूशन का केस अगर होगा, तो वहां पे जो भी यहाँ पे ऑफिसर पास किया है उसका जो भी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेनली सेंट्रल का कमिश्नर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स यहाँ पे पास किया है, तो इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी का अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा ओनली, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका सेकंड पार्ट। उसके बाद होम फर्निचर्स इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग प्री डिपोजिट ऑफ एनी काइंड बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी, गिव योर ओपिनियन ऑन द इश्यू। तो यहाँ पे होम फर्निचर उसका व्यू है कि उसको कोई भी प्री डिपोजिट नहीं डिपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसका जो भी ओपिनियन है कि यहाँ पे कोई भी प्री डिपोजिट का फंडा नहीं है, बट है 107 सेक्शन में है कि आपको प्री डिपोजिट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। प्री डिपोजिट वही है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसके ऊपर, जो कि रहेगा 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स है। तो 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स जो कि है यहाँ पे अगर देखेंगे 50 लाख है, 50 लाख का 10% देखेंगे और आपका 25 करोड़ है, ठीक है, 25 करोड़ है, विच एवर इज लोअर, उतना उसको प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है, उतना उसको प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें लोअर वाला कौन सा होगा, तो लोअर वाला अगर देखेंगे यहाँ पे डिस्प्यूटेड टैक्स यहाँ पे 10% ऑफ 50 लाख होगा, तो 50 लाख होगा जो कि 5 लाख और 25 करोड़ है, ऑब्वियसली 5 लाख होगा। तो 5 लाख में क्या होगा, 5 लाख में सीजीएसटी का रहेगा 2.5 लाख एंड एसजीएसटी का रहेगा 2.5 लाख, मीन्स यहाँ पे सीजीएसटी रहेगा 2.5 लाख है एंड एसजीएसटी रहेगा 2.5 लाख है, ठीक है, एसजीएसटी रहेगा 2.5 लाख है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद चलो चलते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था फिर भी हम अच्छे से सोल्यूशन कर दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं, जहां पे बताया है कि विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 120 list the cases in which appeal is not to be filed and also specify other relevant provision in this regard। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 120 में बताई है जहाँ पे कुछ सिचुएशन में आप अपील नहीं फाइल कर सकता है, कौन, डिपार्टमेंट फाइल नहीं कर सकता है, एंड अदर प्रोविजन भी बताइए। तो 4 सिचुएशन है जहाँ पे डिपार्टमेंट अपील नहीं फाइल कर सकता है, मीन्स कुछ मॉनिटरी लिमिट है, वो मॉनिटरी लिमिट से अगर कम होगा तो वहां पे डिपार्टमेंट अपील नहीं फाइल कर सकता है। तो ये मेन उसका मेन आंसर। बट अदर प्रोविजन क्या है, अगर मॉनिटरी लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट फाइल नहीं कर पाता है अपील, उसका रीजन नहीं है कि वो अलग कोई केस में फाइल नहीं कर सकता है अपील, ठीक है। अगर मॉनिटरी लिमिट की वजह से वो अपील नहीं फाइल कर सकता है तो अदर सिचुएशन में वो फाइल कर सकता है, क्योंकि मॉनिटरी लिमिट एक ही रीजन है जहां पे वो फाइल नहीं कर सकता है, बट अदर सिचुएशन में वो अपील फाइल कर सकता है, ठीक है। दूसरा है आरसीसी, यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि डिपार्टमेंट को तुम एक्सेप्ट करो, ठीक है, तुम एक्सेप्ट करो अपील। आरसीसी के पास पावर नहीं है कि ये यहाँ पे बोलेगा कि एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्डर। एंड लास्ट सिचुएशन है कि यहाँ पे जो भी आपका रहेगा जो कोर्ट है, ठीक है, जो भी हायर अथॉरिटी वो मेनली डिसाइड करेगा मॉनिटर लिमिट को, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। 4 सिचुएशन है, कोई मॉनिटर लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट वो फाइल नहीं कर पाएगा अपील, बट उसका वजह नहीं है कि वो अदर सिचुएशन में अपील नहीं फाइल करेगा, उसके बाद आरसीसी यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पे जो कोर्ट है या हायर अथॉरिटी वो मेनली डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मॉनिटर लिमिट के रीजन क्या है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्या दिया है, XY company received an adjudication order passed by the Assistant Commissioner of Central Tax on 1st November under section number 73 wherein it was decided as follows। तो यहाँ पे XY कंपनी वो रिसीव किया है एक एडजुडिकेशन ऑर्डर जो कि पास किया है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, पास किया है ऑन 1st नवंबर में पास किया है अंडर सेक्शन नंबर 73 जो कि रहता है आपका डिमांड का सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ड्यू अमाउंट कितना है, 6 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 18% फॉर द नंबर ऑफ डिलेड डे, जो भी डिले डे होगा तो उसके लिए 18% लग जाएगा पर annum करके। उसके बाद पेनल्टी है 60,000 है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे
द टैक्स पेयर फाइल एंड अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी ऑन 26 नवंबर। तो यहाँ पे टैक्स पेयर मेनली अपील फाइल करता है अपीलेट अथॉरिटी के पास कब, 26 नवंबर में वो मेनली फाइल करता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्री डिपोजिट मेड बाय द कंपनी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। तो यहाँ पे कितना प्री डिपोजिट मेनली कंपनी यहाँ पे करेगा। तो ये सिचुएशन में कुछ भी नहीं दिया है कि कितना डिस्प्यूटेड टैक्स है, कितना अनडिस्प्यूटेड टैक्स है। तो हम आज्यूम करेंगे कि ये 6 लाख पूरा डिस्प्यूटेड टैक्स है, ठीक है, ये 6 लाख पूरा डिस्प्यूटेड टैक्स है, तो इसलिए इसके ऊपर हमको प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। तो प्री डिपोजिट कितना करेंगे, तो प्री डिपोजिट मेनली इसका हम 10% करेंगे, ठीक है, 10% करेंगे और 25 करोड़ है, ठीक है, 10% और 25 करोड़ है। तो इसका 10% कितना है, यहाँ पे 60,000 है, ठीक है, 60,000 है और 25 करोड़ है, ऑब्वियसली 65,000 है, लोअर है, तो 60,000 इतना इसको प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट लग जाएगा 18% करके, ठीक है, प्लस पेनल्टी अभी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्पोजल नहीं हुआ है, जब तक उसका ऑर्डर जब तक नहीं आया है तब तक यहाँ पे पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, बट यहाँ पे 60,000 प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ये है पहला सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन में देखेंगे whether your answer would be different if the taxpayer appeals only against part of the demanded amount say 4 लाख। तो यहाँ पे आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या, अगर यहाँ पे टैक्स पेयर अपील करता है ओनली पार्ट ऑफ दी जो भी डिमांड अमाउंट है, पार्ट कितना है 4 लाख के लिए यहाँ पे मेनली वो अपील करता है, एंड बाकी एडमिट कर देता है बैलेंस लायबिलिटी जो भी 2 लाख यहाँ पे एडमिट कर देता है, एंड प्रोपोर्शनली पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम दी सेड ऑर्डर, प्रोपोर्शनली पेनल्टी भी उस ऑर्डर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली वो एडमिट कर लेता है 2 लाख, तो जितना एडमिट करता है उसको तो उतना देना पड़ेगा 100%, एंड बाकी जो भी 4 लाख उसका 10% यहाँ पे प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो पहले 2 लाख देना पड़ेगा जो भी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी है, बाकी यहाँ पे 10% रहेगा, 10% किसका रहेगा, जो भी यहाँ पे 4 लाख का रहेगा, ठीक है, 4 लाख का 10% रहेगा और 25 करोड़ है, और 25 करोड़ है, व्हिच एवर इज लोअर है, ऑब्वियसली 10% ऑफ 4 लाख रहेगा 40,000 है, प्लस यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा, इंटरेस्ट तो लगेगा 18% करके, प्लस यहाँ पे पेनल्टी लगेगा, पेनल्टी कितना लगेगा, तो पेनल्टी के लिए हम यहाँ पे पेनल्टी लिख लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, पेनल प्रोविजन लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा, एंड यहाँ पे लोअर कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये रहेगा 40,000, तो 40,000 और 25 करोड़ ऑब्वियसली लोअर होगा, 40,000 प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा 18% करके, प्लस यहाँ पे पेनल्टी कितना लगेगा, तो पेनल्टी यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली लग जाएगा, क्योंकि टोटल 60,000 है, टोटल पेनल्टी है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली कितना होगा, ये मेनली यहाँ पे जितना ये मेनली एडमिट कर चुका है, तो एडमिट कर चुका है 2 लाख है, तो 2 लाख रहेगा ऊपर, नीचे रहेगा टोटल 6 लाख के लिए है मेनली 60,000, तो 2 लाख के लिए कितना होगा, जो भी एडमिटेड पेनल्टी है उसको उसके ऊपर पेनल्टी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो भी 2 लाख प्लस 40,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे रहेगा 20,000, ठीक है, पेनल्टी रहेगा 20,000, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 2,60,000 प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद चलो चलते हैं, यहाँ पे आप पहला जो भी हमारा आज का सीरीज का पहला पार्ट खत्म हो जाता है, जो कि होता है अपील एंड रिवीजन चैप्टर। उसके बाद चलो चलते हैं आपका एडवांस रूलिंग चैप्टर को चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो रहेगा चैप्टर नंबर 23, जो कि रहेगा सेकंड पार्ट ऑफ आवर सीरीज, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट रहेगा आज का सीरीज का, जिसमें हम एडवांस रूलिंग चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, एंड इसमें आपका कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो आ जाइए हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो जाता है, आप भी पढ़िए। तो यहाँ पे बता रहा है कि व्हिच आर दी क्वेश्चंस फॉर व्हिच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन जहाँ पे एडवांस रूलिंग के लिए हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 97 है, जहाँ पे 7 केसेस है जहाँ पे हम एडवांस रूलिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, 7 सिचुएशन है जहाँ पे हम एडवांस रूलिंग के लिए जाते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स या सर्विसेज, क्लासिफिकेशन करने के लिए। दूसरा है कोई भी अगर नोटिफिकेशन एप्लीकेबिलिटी के लिए जाते हैं, या कोई भी एडमिसिबल ऑफ आईटीसी के लिए जाते हैं, या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए जाते हैं, या कोई भी पर्सन रजिस्टर हो या नहीं है उसके लिए जाते हैं, या डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए जाते हैं, या लास्ट है कोई भी पर्सन कोई भी अगर काम करता है उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। 7 सिचुएशन है, और एक बार बोलिए आप मेरे साथ। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी। उसके बाद है वेदर पर्सन रजिस्टर और नॉट। उसके बाद कोई भी सप्लाई उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे अगर कोई पर्सन कुछ भी करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थ्योरेटिकल चैप्टर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ए मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग। तो ये जो एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, मींस एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म क्यों हम लाए, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किस लिए हम एडवांस रूलिंग को लाए थे। तो उसका एडवांटेजेस तो बहुत है, मींस ऑब्जेक्टिव्स बहुत है। जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे हम कोई भी टैक्स लायबिलिटी
पहले से एडवांसली हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग मेनली कोई भी टैक्स लायबिलिटी एडवांसली कंफर्म कर देगा, डिटरमाइन कर देगा। दूसरा है यहाँ पे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग या न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये अट्रैक्ट करेगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को, इन्वेस्टमेंट को ये मेनली अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद है रिड्यूस करेगा, लिटिगेशन करेगा रिड्यूस। उसके बाद है यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट मैनर में या आपका इकोनॉमिक मैनर में मेनली वो रूलिंग प्रोवाइड करेगा, प्रोनाउंस रूलिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सिचुएशन है। पहला है अगर यहाँ पे एडवांसली यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस करेगा, लिटिगेशन करेगा रिड्यूस। उसके बाद और क्या है, ये अट्रैक्ट करेगा एफडीआई को। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एंड इकोनॉमिक मैनर में ये रूलिंग प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। टू whom will the advance ruling applicable। तो यहाँ पे बोला है किसके ऊपर एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होगा। तो एडवांस रूलिंग मेनली एप्लीकेबल होगा जो भी पर्सन, जो भी एप्लीकेंट उसका डाउट लेके गया है एडवांस रूलिंग के पास, जो भी पर्सन, वो खुद पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वही पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, प्लस कंसर्न ऑफिसर या जुडिशनल ऑफिसर के ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। बाकी कोई भी अगर पर्सन सेम स्टेट में है, सेम आपका इशू है, तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम पर्सन प्लस जो भी जो सीजीएसटी या एसजीएसटी का, जीएसटी का ऑफिसर, जुडिशनल ऑफिसर या कंसर्न ऑफिसर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बाकी यहाँ पे अगर सेम इशू के ऊपर कोई भी अगर सेम स्टेट में अगर जाता है, वो बोलेगा कि मेरा तो सेम केस है, मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। ओनली वही जो भी एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 97 बता रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, फॉर व्हिच एप्लीकेबल रहेगा एडवांस रूलिंग, ठीक है। तो कितना टाइम तक ये एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे जीएसटी में कोई भी ऐसे एडवांस रूलिंग में कोई भी ऐसे टाइम पीरियड नहीं बताया है, बट ये एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल रहेगा तब तक, कब तक रहेगा, जब तक यहाँ पे जो भी सपोर्टिंग फैक्ट, लॉ एंड सर्कमस्टांसेस जब तक वो चेंज नहीं हुआ है तब तक ये रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जब तक जो भी सपोर्टिंग फैक्ट एंड आपका लॉ एंड सर्कमस्टांसेस जब तक चेंज नहीं हुआ है तब तक ये एडवांस रूलिंग रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। जब चेंज हो जाएगा सपोर्टिंग फैक्ट, लॉ या सर्कमस्टांसेस, तो वहां पे ये चेंज हो जाएगा, इनएप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कैन एडवांस रूलिंग गिवन बी नॉलिफाइड। तो यहाँ पे अगर कोई भी एडवांस रूलिंग प्रोवाइड हुआ है वो नॉलिफाइड हो सकता है क्या, मींस वॉइड हो सकता है क्या, या वॉइड अब इनिशियो हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है। अगर कोई भी एडवांस रूलिंग वो अगर लिया है बाय फ्रॉड, कोई भी एप्लीकेंट अगर एडवांस रूलिंग लिया है बाय फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट मींस फैक्ट को छुपा कर लिया है, या मिस स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन करके अगर कोई भी एडवांस रूलिंग लिया है, तो वहां पे एडवांस रूलिंग बिकम्स वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। जैसे एडवांस रूलिंग यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, जैसे एडवांस रूलिंग यहाँ पे नहीं दिया गया है तो वैसे ही हम मानेंगे, ठीक है। जब कोई फ्रॉड या सप्रेशन ऑफ फैक्ट या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिया है अगर कोई भी एडवांस रूलिंग, तो वहां पे वो वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा, मींस जैसे एडवांस रूलिंग यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। रंजन रंजन इंटेंड टू स्टार्ट सेलिंग सर्टेन गुड्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे रंजन वो इंटेंड कर रहा है स्टार्ट सेलिंग गुड्स इन दिल्ली। तो दिल्ली में मेनली वो सर्टेन गुड्स सेल करने के लिए चाहता है। हाउएवर ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन the classification of the goods proposed to be supplied by him, as the classification of the said goods has been contentious and the place of supply if the supply said goods from Delhi to the buyer in USA। तो यहाँ पे मेनली उसको डाउट होता है, डिटरमाइन करने में डाउट होता है। दो क्वेश्चन है, पहला है क्लासिफिकेशन करने में, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वो मेनली कॉन्टेंटियस मीन डाउटफुल है, या कोई भी यहाँ पे अदर कोई भी यहाँ पे आपका यहाँ पे डाउट आ सकता है गुड्स के ऊपर, कॉन्टेंटियस उसको बोलते हैं, डाउटफुल जब होगा तो वो क्लासिफिकेशन को लेकर उसको डाउट है। दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर डाउट है, ठीक है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मेनली वो दिल्ली से यूएस को सेल करना चाहता है, तो वहां पे क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका डाउट है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए डाउट है। रंजन जो भी उसका टैक्स एडवाइजर है वो एडवाइस हिम टू अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस इशू। तो रंजन का जो भी टैक्स एडवाइजर है वो मेनली उसको एडवाइस कर रहा है कि ये फॉलोइंग इश्यूज के रिलेटेड है। He told Ranjan that advance ruling would bring him certainty and transparency in respect of the said issue and would avoid litigation later। तो यहाँ पे मेनली वो बता रहा है कि अगर आप एडवांस रूलिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको सर्टेनिटी एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में वो जो भी आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, बाद में कोई भी लिटिगेशन नहीं होगा। मेनली एडवांस रूलिंग ये सब प्रोवाइड करता है, वो बोल रहा है उसका टैक्स एडवाइजर। उसका रंजन एग्रीड विथ हिज व्यू बट सम अप्रहेंशंस। रंजन यहाँ पे वो जो भी व्यू है वो मेनली राजी हो जाता है, बट वहां पे भी कुछ डाउट है उसको। In view of the information given above, you are required to advise Ranjan with respect of the following। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है गिवन एबव दिया है उसके बेसिस में आपको रंजन को यहाँ पे बताना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। रंजन का जो भी डाउट है, पहला डाउट है कि the tax advisor asked Ranjan to get registered on the GST law before applying for the advance ruling, as only a registered person can apply for the same।
वेदर रंजन नीड्स टू गेट रजिस्टर। तो यहाँ पे उसका जो टैक्स एडवाइजर वो बोल रहा है कि आपको एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करने से पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ओनली अप्लाई कर सकते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। उसका टैक्स एडवाइजर बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो बोलेंगे कि यहाँ पे गलत बोल रहा है वो। मेनली अगर कोई भी पर्सन वो रजिस्टर हो, या अगर वो चाहता है कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए फ्यूचर पीरियड में अगर वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाता है, तो वहां पे भी वो अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए। ऐसे नहीं है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन वही ओनली अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन हो, या अगर वो चाहता है फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो भी वो अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए। तो यहाँ पे गलत बता रहा है उसका जो भी टैक्स एडवाइजर है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है रंजन इज अप्रहेंसिव दैट if at all advance ruling is permitted to sort, he has to seek it every year whether Ranjan's apprehensions is correct। तो यहाँ पे रंजन यहाँ पे मेनली अज्यूम कर रहा है कि ये एडवांस रूलिंग हर साल मेनली लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एवरी साल ले लेगा एडवांस रूलिंग। तो वो जो अज्यूम कर रहा है वो सही है या गलत है? मेनली रंजन अज्यूम कर रहा है कि ये एडवांस रूलिंग ऑल फैक्टर में ले लेगा, एवरी साल उसको लेना पड़ेगा। नहीं है, यहाँ पे एडवांस रूलिंग आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक सपोर्टिंग फैक्ट लॉ या आपका सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज हुआ है, तब तक एडवांस रूलिंग का जो भी ऑर्डर वो मेनली रहेगा कंटिन्यू, उसको हर साल नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रंजन जो भी अप्रहेंसिव है वो गलत है। ठीक है, मेनली इसको कंटिन्यू रहेगा जब तक सपोर्टिंग फैक्ट लॉ एंड सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुआ है, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो रंजन का जो भी यहाँ पे अजम्पशन वो गलत है। ठीक है, उसके बाद है द टैक्स एडवाइजर इज ऑफ द व्यू दैट ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो की है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR उसको बोलते हैं, इज फाइनल एंड इज नॉट अपीलेबल whether the tax advisor's view is correct। तो यहाँ पे उसका जो टैक्स एडवाइजर वो बोल रहा है कि जो भी ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वो फाइनल है, उसको अपील नहीं कर सकते। वो फाइनल है, अपील नहीं कर सकते हैं। सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि आपका जो भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जो कि AAR के पास आप जा सकते हैं। ठीक है, AAR के पास आप जा सकते हैं, विद इन 30 डेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जब आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, ऑर्डर रिसीव जब करते हैं तो उसका 30 डेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। एंड फर्दर एक्सटेंडेड 30 डेज वो दे सकते हैं, AAR दे सकते हैं, जो कि है अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है तो वहां पे वो एक्स्ट्रा 30 डेज दे सकते हैं। 60 डेज के अंदर आप जा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR के पास जा सकते हैं। यहाँ पे टैक्स एडवाइजर जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद है संभव रंजन फ्रेंड इज ए सप्लायर रजिस्टर इन दिल्ली। तो यहाँ पे संभव वो रंजन का फ्रेंड है एंड वो रजिस्टर है दिल्ली में। He is engaged in the supply of goods which Ranjan proposes to supply at the same commercial level that Ranjan proposes to adopt। तो यहाँ पे मेनली संभव रंजन का फ्रेंड है, वो मेनली रजिस्टर है दिल्ली में, एंड वो मेनली एंगेज है किसमें? सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज है, जो कि रंजन मेनली गया है एडवांस रूलिंग के पास जो भी गुड्स के रिलेटेड, उसी गुड्स के रिलेटेड मेनली उसी गुड्स में मेनली उसका फ्रेंड मेनली एंगेज है संभव। ही इंटेंड मीन संभव यहाँ पे चाहता है कि वो अप्लाई करने के लिए जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिसाइडेड बाय एडवांस रूलिंग ऑर्डर टू बी ऑब्टेन्ड बाय रंजन टू द गुड्स सप्लाइड बाय हिम इन दिल्ली वेदर संभव क्या। तो यहाँ पे तो जो रंजन का फ्रेंड है संभव, वो चाहता है कि वो सेम जो भी आया है ऑर्डर किसका, एडवांस रूलिंग का जो भी ऑर्डर आया है, उसी ऑर्डर का जो भी डिसीजन के हिसाब से ये मेनली गुड्स को भी क्लासिफिकेशन करेगा, क्योंकि वो सेम स्टेट में है एंड सेम गुड्स में मेनली एंगेज है। तो यहाँ पे वो जो चाहता है वो गलत चाहता है, क्योंकि यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी ऑर्डर आता है एडवांस रूलिंग का ऑर्डर, ये ओनली एप्लीकेबल होगा, बाइंडिंग होगा किसको? जो भी एप्लीकेंट है। मींस यहाँ पे ओनली रंजन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, चाहे उसका फ्रेंड उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली रंजन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, प्लस जो भी कॉन्सर्न ऑफिसर या जुडिशनल ऑफिसर के ऊपर ये ओनली एप्लीकेबल होगा, बाकी कोई भी अदर असिस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे संभव जो भी चाहता है वो गलत चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है briefly explain the procedure to be followed by the authority for advance ruling on receipt of the application for advance ruling under section number 19। तो यहाँ पे मेनली एक्सप्लेन करिए कि जो भी प्रोसीजर रहेगा फॉर फॉलोड बाय अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, AAR कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा फॉर एप्लीकेशन जब रिसीव करता है एडवांस रूलिंग के लिए। ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 98। मेनली यहाँ पे आपको बताना है सेक्शन नंबर 98 पूरा, 98 में कैसे वो मेनली एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन का ऑर्डर कैसे देगा। तो वहां पे बहुत सारे स्टेप है, बट हम इसको इजी से समझा देंगे, याद भी रह जाएगा। जैसे पहले जब एडवांस रूलिंग के लिए आप जाते हैं तो वहां पे आप पहले एप्लीकेशन दोगे, तो उसके बाद वो जब एप्लीकेशन दोगे तो वो एडवांस रूलिंग का जो अथॉरिटी है AAR वो मेनली क्या करेगा, वो कॉपी भेजेगा किसके पास? जो भी कॉन्सर्न ऑफिसर या जुडिशनल ऑफिसर के पास कॉपी भेजेगा कि हाँ एक आरसीसी एक एप्लीकेंट वो मेनली एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद वो क्या करेगा, देखेगा कि वो जो फैक्ट सब लिखा है वो सही है या गलत है, सब कुछ देखेगा। उसके बाद वो फैक्ट को लेकर देखेगा कि वो जो इशू वो पहले से ऑलरेडी एडवांस रूलिंग के पास ऑलरेडी एडवांस रूलिंग ऑर्डर आ चुका है या ऑलरेडी पेंडिंग अगर होगा तो वहां पे वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक, अगर वो एडवांस रूलिंग ऑलरेडी उसके ऊपर लग चुका है या अगर पेंडिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वहां पे वो उसको रिजेक्ट कर देगा, बट रिजेक्ट करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वहां पे वो क्या करेगा, सब कुछ मैटेरियल फैक्ट सब गैदर करेगा।
गैदर करेगा, उसके बाद वो जो भी पार्टी है यहाँ पे, जैसे एप्लीकेंट है, कॉन्सर्न ऑफिसर है एंड जुडिशनल ऑफिसर, उनका जो भी बात सब सुनेगा, मीन्स यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन सही है गलत है, सब कुछ डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर कोई भी मैटर या कोई भी इश्यू में अगर दो ऑफिसर है, किसमें ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का कोई भी अगर दो ऑफिसर अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो वो इश्यू को जाएगा ऊपर अथॉरिटी, जो कि रहेगा अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAAR, उसके पास जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी डाउट नहीं है तो वहां पे वो ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर जब देगा, वो ऑर्डर देने के लिए टाइम पीरियड है 90 डेज। 90 डेज के अंदर वो ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद वो जो भी कॉपी रहेगा वो एप्लीकेंट के पास एडवांस रूलिंग का ऑर्डर का कॉपी एक भेजेगा, उसमें और एक कॉपी जाएगा कॉन्सर्न ऑफिसर के पास और एक कॉपी जाएगा जुडिशनल ऑफिसर के पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा सेक्शन नंबर 98 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, briefly explain whether an appeal could be filed before the appellate authority against order of जो भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR विथ रेफरेंस टू दी सेक्शन नंबर 100 एंड 101। तो यहाँ पे मेनली बोल रहे हैं कि कोई भी अपील फाइल कर सकते हैं क्या, किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो भी आपका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं, या किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी जो कि AAR के पास ऑब्वियसली फाइल कर सकते हैं। उसके लिए टाइम पीरियड है 30 डेज, एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 30 डेज, जब रीजन सफिशिएंट रीजन होगा तो वहां पे वो एक्सटेंड कर देगा अपीलेट अथॉरिटी। बट यहाँ पे अगर कोई भी एग्रीड होगा, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑर्डर में कोई भी अगर एग्रीड होगा तो वहां पे वो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, वो 30 डेज के अंदर जाना पड़ेगा, फर्दर वो 30 डेज यहाँ पे माफ कर सकता है। बट यहाँ पे अगर अपीलेट अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर आएगा तो वहां पे अगर वो एग्रीड हो गए, वो जो ऑर्डर को अगर ये नहीं मानेंगे, तो वहां पे हम मानेंगे कि जैसे एडवांस रूलिंग नहीं लगाए, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी हायर अथॉरिटी उसके ऊपर कोई नहीं है एडवांस रूलिंग के लिए, तो वहां पे अपीलेट अथॉरिटी अगर सॉल्व नहीं कर सकता है तो वहां पे हम मानेंगे जैसे एडवांस रूलिंग नहीं लगा है। एंड यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई भी जा सकता है, जैसे एप्लीकेंट जा सकता है, कॉन्सर्न ऑफिसर जा सकता है एंड आपका जुडिशनल ऑफिसर जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, discuss briefly provision of the CGST Act 2017 regarding the question for which advance ruling can be sought। तो यहाँ पे आपको ब्रीफली प्रोविजन बताना है कौन सा इशू के लिए हम जाते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। तो 7 सिचुएशन था जहां पे हम एडवांस रूलिंग के लिए जाते हैं अंडर सेक्शन नंबर 97 जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए नोटिफिकेशन, वैल्यू एंड टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए, उसके बाद आईटीसी एडमिसिबिलिटी के लिए, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसके बाद सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो 7 सिचुएशन में मैंने लगता है एडवांस रूलिंग। तो यहाँ पे आपका एडवांस रूलिंग खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं मिसलेनियस चैप्टर जो कि लास्ट रहेगा। तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग पूरा खत्म हो जाता है, सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है, उसका लास्ट पार्ट को जाते हैं जो कि मिसलेनियस से जीएसटी का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिसलेनियस प्रोविजन है, तो ये लास्ट पार्ट रहेगा एंड ये जीएसटी का लास्ट चैप्टर है। तो चलो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट चलते हैं, इसमें कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज में पहला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द जीएसटी कॉम्प्लायंस रेटिंग स्कोर इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि जीएसटी कॉम्प्लायंस रेटिंग स्कोर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए सेक्शन नंबर 149। तो 149 सेक्शन में मेनली हम कॉम्प्लायंस रेटिंग स्कोर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम स्केल ऑफ 10 लेंगे, ठीक है, वो डिटरमाइन होगा आज पर सेक्शन नंबर 149। तो उसमें हम स्केल ऑफ 10 लेंगे, उसमें हम ट्रांसपेरेंट मैनर में वो प्रेस्क्राइब होगा, उस जो भी नंबर वो रेटिंग हम देंगे आउट ऑफ 10, ठीक है, आउट ऑफ 10 हम वहां पे रेटिंग देंगे जो भी जीएसटी कॉम्प्लायंस रेट है, ठीक है। एंड वो जो 10 है वो मेनली प्रेस्क्राइब पैरामीटर्स से हिसाब से हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल ऑफ 10 लेंगे, उसके बाद वो 10 को हम प्रेस्क्राइब करेंगे आज पर प्रेस्क्राइब पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर के हिसाब से हम उसको आउट ऑफ 10 देंगे नंबर जो भी रेटिंग देंगे, ठीक है। ये था आपका कॉम्प्लायंस रेटिंग स्कोर है। ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या छोटा छोटा 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हेन शैल द पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स बी एक्सरसाइज अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे कब पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज होगा अंडर जीएसटी लॉ। तो आपका सेक्शन नंबर 151 एक सेक्शन है जहां पे कमिश्नर के पास पावर है कि वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कलेक्ट करेगा आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कमिश्नर के पास पावर हो, वो जब बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेनली कलेक्ट करेगा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, when shall the particulars relating to any proceedings or prosecution be published under GST law, discuss the relevant provision। तो यहाँ पे आपको कब कब particulars relating to any proceedings on prosecution भी पब्लिश कब होगा, ठीक है। कोई भी particulars relating to any proceedings और prosecution वो कब पब्लिश होगा। तो आज पर 159 सेक्शन, ठीक है, 159 सेक्शन के हिसाब से जब कमिश्नर या कोई भी ऑथोराइज ऑफिसर अगर उसको लगता है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब बोलेगा तो वहां पे नेम एंड पर्टिकुलर्स को पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। मेनली तो पब्लिश नहीं होता है, बट कमिश्नर या ऑथोराइज ऑफिसर को जब लगेगा वो बोलेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वहां पे जो भी नेम पर्टिकुलर्स उसको पब्लिश करना पड़ेगा। एंड दूसरा सिचुएशन वो पब्लिश नहीं होगा कहाँ पे, जब जब आपका कोई अपील का केस आएगा अपीलेट अथॉरिटी को जब आप
अपील के लिए जाते हैं 107 में, जब अपील के लिए जाते हैं तो वहां पे आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। बट पब्लिश दो सिचुएशन में कर पाएंगे, अगर वो जो केस अगर वो एक्सपायर हो चुका है, जो भी टाइम पीरियड में रहता है 3+1 4 मंथ के लिए जाता है, तो 4 मंथ के अंदर अगर आप एक्सपायर हो चुका है उसके बाद अगर जाते हैं आप किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी में अपील नहीं करते हैं तो वहां पे पब्लिश हो सकता है। ठीक है, दूसरा है मीन्स जब पेनल्टी लगता है, ठीक है, पेनल्टी लगता है एंड वो अपील में नहीं गया है तो वहां पे पब्लिश हो सकता है। मेनली पब्लिश नहीं होता है, बट अगर वो पेनल्टी के लिए अपील में नहीं जाता है अपीलेट अथॉरिटी के पास तो वहां पे आप पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा है अगर अगर वो अपील के लिए जाता है बट वो जो अपील का फाइनल डिस्पोजल हो चुका है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर आ चुका है, तो उसके बाद यहाँ पब्लिश हो सकता है। ठीक है, मेनली तो कमिश्नर या आपका ऑथोराइज ऑफिसर जब बोलेंगे वहां पे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, नेम एंड पर्टिकुलर्स। बट अगर पेनल्टी का केस है तो वहां पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन का केस है तो वहां पे मेनली पब्लिश नहीं होता है। दो सिचुएशन में होगा, अगर वो अपील में जाता है, अपील का केस ऑलरेडी फाइनलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद वो उसको पब्लिश कर सकता है। उसके बाद अगर वो अपील में नहीं आया है बट उसका टाइम पीरियड जो भी है अपील को जाने के लिए वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसके बाद वो जा सकता है। ठीक, वो जा सकता है मीन्स वो पब्लिश हो सकता है, नेम एंड पर्टिकुलर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, explain the provision relating to rectification of error apparent on the face of the record अंडर सेक्शन नंबर 161। तो यहाँ पे कैसे आप रेक्टिफिकेशन करोगे जो कि अपेरेंट होगा ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो वहां पे आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऑर्डर है, डिसीजन है, नोटिस है, कोई भी अकाउंट है, कोई भी पर्टिकुलर, उसमें अगर कोई भी एरर है जो कि अपेरेंट होता है, ओमिशन है, अपेरेंट फ्रॉम द फेस पता चलता है कि यहाँ पे एरर है, तो वहां पे आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बट टाइम पीरियड मैक्सिमम रहता है 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है। रेक्टिफिकेशन आपका 6 मंथ के बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आपका 6 मंथ के बाद नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफिकेशन, और एक बात है, रेक्टिफिकेशन आपका यहाँ पे 6 मंथ का टाइम पीरियड बाद भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अगर वो रेक्टिफिकेशन प्योरली आपका एरर है, ओमिशन ड्यू टू अरिथमेटिकल एरर, ठीक है, अरिथमेटिकल एरर है या क्लॉरिकल एरर है, तो वहां पे 6 मंथ के बाद भी आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन अगर कोई भी आरसीसी के अगेंस्ट में जाता है कोई भी रेक्टिफिकेशन, तो वहां पे उसको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो यार रेक्टिफिकेशन मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आप कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 6 मंथ के बाद नहीं कर सकते हैं। बट अगर कोई भी अरिथमेटिकल एरर या क्लॉरिकल एरर की वजह से अगर कोई भी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है तो वहां पे आप 6 मंथ के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन अगर एडवर्सली अफेक्ट करता है आरसीसी को, तो वहां पे उसको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। तो ये मेनली 171 है, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। ये मेनली क्या करता है, जब कोई भी प्राइस मेनली क्या होता है, प्राइस अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, रिड्यूस अगर होता है प्राइस, तो वहां पे वो एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर वो मैंने देखेगा, वो एक कमीशन है जैसे, वो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि प्रॉपर आरसीसी को यहाँ पे वो जो आईटीसी इंक्रीज हो रहा है या अगर कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो उसका जो भी प्रॉफिट एक्चुअली पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है टू दी बायर, जो भी रेसिपिएंट को एक्चुअली पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेगा। ठीक है, ये मेनली आरसीसी का, ठीक है, जो बायर रेसिपिएंट का प्रॉफिट के लिए ये मेनली एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर है आरसीसी का प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे अगर कोई भी आईटीसी इंक्रीज होता है या टैक्स रिड्यूस होता है तो उसका प्रॉफिट एक्चुअली पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है रेसिपिएंट को, वो देखेगा। ठीक है, ये मेनली आरसीसी का प्रॉफिट के लिए है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, एलाबोरेट द ड्यूटीज ऑफ द एंटी प्रॉफिटरिंग ऑथोरिटी। तो यहाँ पे एलाबोरेट करिए कि एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का क्या ड्यूटी है। तो एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए एक अथॉरिटी है, तो उसका ड्यूटी क्या है, तो उसका मेन ड्यूटी है कि कोई भी बेनिफिट वो आरसीसी को पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी उसका एक्चुअल हकदार है उसको वो पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स अगर कोई भी प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो वहां पे आउटपुट टैक्स भी वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है एंड आईटीसी इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे एक्चुअल जो रेसिपिएंट है या बायर है उसको पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका मेन ड्यूटी रहता है इसका एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का। उसके बाद वो यहाँ पे पहचानेगा कि कौन सा पर्सन यहाँ पे पासन नहीं कर रहा है, एक्चुअल कौन सा पर्सन वो ब्लॉक कर रहा है, जो भी एक्चुअल बेनिफिट वो पासन नहीं कर रहा है, तो उसको वो ढूंढेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो ऑर्डर देगा। ऑर्डर किसके लिए देगा, ऑर्डर देगा मेनली आप क्या करिए, पासन करिए बेनिफिट। उसके बाद अगर आप बेनिफिट रखते हैं तो रिटर्न करिए प्लस इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करिए। उसके बाद अगर रिटर्न नहीं करते हैं पेनल्टी के साथ रिटर्न करिए, नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ऑर्डर देगा। उसके बाद वो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा जीएसटी काउंसिल के पास। जब क्वार्टर खत्म होगा उसका नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख तक वो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा किसके पास, ये मेनली जीएसटी काउंसिल के पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, ये मेनली आरसीसी का बेनिफिट के लिए ये एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी होता है, अंडर सेक्शन नंबर 171 है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे बोल रहा है, state the various modes of service of a notice, decision or order, summons or any other communication under CGST Act on the taxable person or any other person to whom it is intended। तो यहाँ पे आपको various modes बताना पड़ेगा, कैसे यहाँ पे वो भेजेंगे, मीन्स नोटिस या डिसीजन या ऑर्डर समन्स या कोई भी अदर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको मोड बताना पड़ेगा, तरीका बताना पड़ेगा अंडर सीजीएसटी एक्ट।
किसके पास, कोई भी टैक्सेबल पर्सन के पास, ठीक है, और एनी अदर पर्सन टू हुम इट इज इंटेंडेड, मीन्स जो भी पर्सन के पास भेजना चाहिए तो वो पर्सन के पास कैसे भेजेंगे, मीन्स मोड क्या है। तो ऑब्वियसली पहला मोड तो होगा आपका क्या रहेगा, आपका कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी रहेगा कोरियर रहेगा। दूसरा रहेगा रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर रहेगा। तीसरा रहेगा कॉमन पोर्टल में भी भेज सकते हैं, मीन्स वहां पे सबमिट कर सकते हैं। उसका चौथा रहेगा आपका न्यूज़पेपर में भी, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी यहाँ पे वो भेज सकते हैं। उसके बाद रहेगा अगर अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी मोड अगर अवेलेबल नहीं होता है तो उसका जो भी लास्ट एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंट वहां पे भेज देंगे। अगर वो भी नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे, उसका एक कॉपी, जो भी नोटिस या जो भी भेजना है उसका एक कॉपी निकाल कर जो भी रहेगा कॉन्सर्न ऑफिसर उसका नोटिस बोर्ड में उसमें चिपका देंगे, ठीक है। तो वहां पे मेनली अटैच कर देंगे, आप फिक्स कर देंगे। तो वहां पे अगर कोई भी ऑर्डर नहीं होता है मेनली आपका रहेगा जैसे कोरियर है, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल एड्रेस भूल गए थे, कॉमन पोर्टल है, न्यूज़पेपर है, या आपका जो भी लास्ट लास्ट नोन एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंट वहां पे भेजेंगे। नहीं तो नोटिस बोर्ड में चिपका देंगे, तो वो रहेगा सर्विस करेंगे कैसे, मीन्स मोड हो गया है। एंड ये मेनली बोल रहा है सेक्शन नंबर 169, ठीक है, 169 ये मेनली बता रहा है मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। Section number 158, subsection 1 lays down that information obtained by a public servant from the record of any proceedings under CGST Act is confidential and cannot be disclosed. Is there any exception to this rule? Discuss in brief. तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 158 बोल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर, वो मेनली पब्लिक सर्वेंट होता है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है फ्रॉम एनी रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, तो वो मेनली कॉन्फिडेंशियल होता है एंड उसको वो डिस्क्लोज नहीं करता है। उसका कोई भी एक्सेप्शन है क्या, मीन्स कहाँ पे वो डिस्क्लोज कर सकता है आपको बताना पड़ेगा। हाँ, सेक्शन नंबर 58 में बताता है कुछ सिचुएशन में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन सा सिचुएशन, बहुत सारा सिचुएशन है। जैसे अगर देखेंगे अगर कोई भी यहाँ पे प्रोसिक्यूशन चलता है तो वहां पे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्ट में चाहिए तो एक्ट के हिसाब से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई भी डिमांड रिकवर तो वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्ट को तो वहां पे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी लेवी ऑफ टैक्स या कोई भी आउट टू टैक्स अगर लेवी करना है, पावर लेवी करना है, तो वहां पे भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद इंक्वायरी बाय जीएसटी ऑफिसर तो वहां पे भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इंक्वायरी बाय एनी अदर मिस रिप्रेजेंटेशन तो वहां पे भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्या है, बोलो बोलो बोलो। और यहाँ पे आपका कोई भी पावर यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए तो वहां पे भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या कोई भी एक्ट में अगर अदर प्रोविजन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बहुत सारा यहाँ पे है क्राइटेरिया जहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेनली, ठीक है। मेनली अगर चाहिए तो वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा जीएसटी में। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सर्कुलर एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बोर्ड। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्कोप ऑफ सर्कुलर एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बोर्ड। बोर्ड मींस यहाँ पे सीबीआईसी है। एंड ये सेक्शन नंबर 168 एक सेक्शन बताता है कि वो सर्कुलर मेनली इशू करता है, सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन मेनली बोर्ड इशू करता है, सीबीआईसी बोर्ड मेनली इशू करता है। किसके लिए, जो भी जीएसटी ऑफिसर है या कोई भी एम्प्लॉयमेंट में है जीएसटी में, तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प होगा, तो इसीलिए ये मेनली सर्कुलर इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं। यानी ये जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन उसको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग है किसको, जो भी जीएसटी ऑफिसर को, ठीक है, जीएसटी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉयमेंट को वो बाइंडिंग है। बट आरसीसी को वो बाइंडिंग नहीं है, आरसीसी के लिए कंपल्सन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। अगर आरसीसी का बेनिफिट है तो वहां पे आरसीसी के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है, आरसीसी के ऊपर बाइंडिंग है। तो ये होता है सर्कुलर का स्कोप एंड इंस्ट्रक्शन, ये होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, दी टाइम लिमिट प्रोवाइडेड ऑन द सीजीएसटी एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे जो भी टाइम लिमिट सीजीएसटी एक्ट में होता है वो कभी भी एक्सटेंड नहीं हो सकता है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो आप एग्री कर रहे हैं क्या, ये जो स्टेटमेंट है, गिव योर व्यूज विद रेफरेंस टू दी सेक्शन नंबर 168 ए। तो आपका रीजन बताना पड़ेगा आज पर सेक्शन नंबर 168 ए के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो मेनली टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन नंबर 168 ए बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकता है अगर कोई भी abnormal सिचुएशन में, जैसे कोई भी फ्लड है, वार है, या कोई भी अर्थक्वेक है, अगर कोई भी डॉट है या कोई भी साइक्लोन है, तो वहां पे abnormal सिचुएशन जब होगा तो वहां पे वो एक्सटेंड कर सकता है। मीन्स अगर कोई भी काम अगर कंप्लीट नहीं हो सकता है, जो कि रीजनेबल टाइम के अंदर अगर वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो वहां पे उसको टाइम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, वो मेनली एक्सटेंड कर सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो पूरा जीएसटी का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है एंड आज का सीरीज का भी पूरा खत्म हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ध्यान देके पढ़िए एंड टाइम इधर उधर मत वेस्ट करिए, पढ़िए एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फ्रेंड के साथ आप शेयर करिए। तो यहाँ पे आपको पूरा जीएसटी खत्म हो जाता है। बट आईडीटी पेपर खत्म नहीं हुआ है, बाकी आपका जो भी कॉस्ट्यूम एफटीपी में उसमें 2 पार्ट बाकी है, 2 पार्ट में आपका पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा पूरा इंस्टीट्यूट मैथ का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अदर कोई पार्ट।